साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार की राह में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं निरंतर आपके साथ लगी हुई हूँ। अभी तक हमने अपना तरंग तक चैप्टर खत्म किया है और कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ऊष्मा। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक ऐसा रूप है। जब उस ऊर्जा स्थानांतरित होती है तो वो ऊष्मा का रूप ले लेती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि ताप क्या है। ताप के बाद हमने पढ़ा था कि तापमापी पैमाने कितने हैं। जैसे फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाना है, रोमर पैमाना है और आपका केल्विन पैमाना है। उनके बीच हमने संबंध भी पढ़ा था और जो उनसे बदलाव होते थे कि कितने टेम्परेचर पर और कितने फ़ारेनहाइट में समान वैल्यू रहेगी, ये सब हमने पढ़ा है। इसी के साथ आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हम पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्मा का संचरण किन किन विधियों से होता है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम आने वाला है। रेलवे आरपीएफ ने वैकेंसी निकाली हुई है, तो मैं चाहती हूं कि आप जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें और परिवार का नाम रोशन करें। हमारी कोशिश यही रहती है कि आप अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, जो आपके डाउट रहते हैं वो हमें कमेंट करें ताकि हम आपके डाउट अपनी नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर सकें। ठीक है बच्चों, तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से मेहनत करो। निरंतर प्रयास से सब कुछ मिलता है। जब आप मेहनत ही नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। तो चलते हैं इसी के साथ अपनी दूसरी क्लास पर और देखते हैं कि आज हमारी क्लास में क्या क्या होगा। कैसे हम पढ़ेंगे कि विशिष्ट ऊष्मा क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं, साथ ही साथ कि ऊष्मा का संचरण कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है, ये सब हम देखेंगे। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। मतलब किसी भी ऊष्मा की वह मात्रा जिसमें एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि करती है, यानी एकांक ताप की वृद्धि उत्पन्न करती है। यानी कि सपोजिट करो कि हमने कोई भी पदार्थ ले लिया, वो नॉर्मली गर्म है, ठीक है, उसको हमने गर्म करने के लिए उस पदार्थ का जो एकांक द्रव्यमान हमने लिया है उसमें अगर हम एक डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो उसमें तापमान में वृद्धि हुई है वो आपकी क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है, लेकिन जब यह ऊष्मा ऊर्जा स्थानांतरित होती है या गतिमान अवस्था में आती है या दो वस्तुओं के मध्य तापांतर बताती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी ऊष्मा कहलाती है। साथ ही साथ है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा जैसा कि आप सभी ने कभी पानी गर्म किया हो और आपने महसूस किया हो कि पानी की वेपर से हाथ जल जाता है, भाप से हाथ जल जाता है, इतना पानी में हाथ नहीं जलता, क्योंकि उसमें क्या होती है? आपकी गुप्त ऊष्मा होती है। एक ऐसी ऊष्मा होती है जो हमारी वेपर्स के थ्रू निकल रही है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया था कि ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप में वृद्धि उत्पन्न करती है, यानी एकांक टेम्परेचर की वृद्धि उत्पन्न करती है, यानी उसके ताप को इंक्रीज करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज करती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की है? हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की है। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या है हमारी? के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि आपकी क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। फिर हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी है। अब आपको यहाँ ऑप्शन दिख रहे होंगे, जल, बर्फ, लेड और लोहा, यानी कि वाटर, और इसको हम बर्फ बोलते हैं, यानी कि ये शुष्क CO2 होती है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड होती है। लेड हमारा पीवी जो हमारी पेंसिल में भी होता है, और फिर है हमारा लोहा Fe आयरन, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक किस पदार्थ की होती है। तो देखो, बर्फ आपका पानी से बना हुआ है, लेकिन पानी की विशिष्ट ऊष्मा आपकी बर्फ से ज़्यादा होती है, तो हमारी सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसकी हो जाएगी? जल की। कि हमारी सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल की होती है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगर ये दे दे कि इन सबको ऑर्डर वाइज लगाओ कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है और सबसे कम किसकी होती है, तो आपकी सबसे कम होती है लेड की, उससे ज़्यादा लोहे की, और लोहे से ज़्यादा आपकी होती है बर्फ की, और सबसे ज़्यादा होती है आपकी किसकी? पानी की, यानी कि जल की।
ठीक है बच्चों, तो हमसे पूछा गया था कि सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किस पदार्थ की है, तो सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा आपकी हो जाती है जल की। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसकी लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि होती है तब क्या होता है। यानी जब हम किसी वस्तु को गर्म करते हैं, अगर उसकी लंबाई में वृद्धि हो तो उसका होता है आपका रेखीय प्रसार, और जब क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में प्रसार होता है, और जब आयतन में वृद्धि हो तो आपका आयतनिक प्रसार होता है। तो हमने एक ही साथ पूछ लिया कि जब किसी वस्तु के गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि हो या क्षेत्रफल में वृद्धि हो या आयतन में वृद्धि हो तब क्या होता है। लंबाई में वृद्धि की माप रेखीय प्रसार गुणांक यानी एल्फा कहलाती है, और क्षेत्रफल में वृद्धि की माप क्षेत्र प्रसार गुणांक क्या कहलाती है आपकी, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और आयतन में वृद्धि की माप आपकी आयतनिक प्रसार गुणांक गामा कहलाती है। ठीक है बच्चों, जब हम लंबाई में वृद्धि करेंगे तो रेखीय प्रसार गुणांक एल्फा, जब हम क्षेत्रफल में वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा, और जब हम आयतन में वृद्धि करते हैं तो आयतनिक प्रसार गुणांक हमारा गामा हो जाता है। तो हमसे पूछा गया तब क्या होता है, यानी उपरोक्त सभी कंडीशंस फॉलो करती हैं कि अगर लंबाई में वृद्धि तो क्षेत्र रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रफल में वृद्धि तो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और आपका अगर आयतन में वृद्धि तो आयतन प्रसार गुणांक। अब हम इसमें रिलेशन बता देते हैं आपको। अगर हम देखेंगे एल्फा, 2 बीटा और 3 गामा, ये इसका रिलेशन है। किसका रिलेशन है, तीनों जो प्रसार गुणांक हैं इनका रिलेशन है आपका एल्फा रेशो 2 बीटा रेशो 3 गामा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है आपका कहलाता है संचरण। यानी ऊष्मा का विचरण नहीं होता, उपरोक्त दोनों नहीं होंगे क्योंकि विचरण ही खत्म हो गया, तो ये होता है आपका ऊष्मा का संचरण। ऊष्मा का संचरण आपका क्या कहलाता है कि किसी भी ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। यानी कि ऐसा मान लीजिए आप, जब हम किसी लोहे की छड़ को गर्म करने लगते हैं तो उसे एक कोने से गर्म करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि उसका दूसरा कोना भी गर्म हो गया। कैसे हो गया कि वो आपका ऊष्मा का संचरण हुआ, उसकी वजह से आपका गर्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर हम पानी गर्म करने लगते हैं तो जिस बर्तन में हम पानी गर्म करते हैं वो पानी तली से गर्म होता है, लेकिन ऊपर वाली परत भी तो गर्म हो जाती है। किस लिए होती है कि ऊष्मा का संचरण होता है, वो इसलिए होती है। तो हमसे पूछा गया है कि जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो क्या होता है, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं। उस प्रक्रिया को कहते हैं हम ऊष्मा का संचरण। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा संचरण की विधियां हैं। ऊष्मा संचरण की आपकी 3 विधि हैं। पहली है आपकी चालन, दूसरी है आपकी संवहन, और तीसरा है आपका विकिरण। क्या है तीसरा, विकिरण। ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। चालन आपका हमेशा ठोस पदार्थों में होता है। किस में होता है आपका, हमेशा ठोस पदार्थों में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, किसी भी पदार्थ की जो पदार्थ है वो 3 अवस्था में पाया जाता है। यानी द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, मैटर की 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी ठोस, द्रव और गैस। उनमें से जो ठोस पदार्थ हैं उनमें चालन होता है। संवहन आपका होता है द्रव और गैस दोनों में, द्रव व गैस दोनों में संवहन होता है। और जो विकिरण है इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये किस में होता है, तीनों में होता है, तीनों पदार्थों में होता है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण के लिए। नहीं होती विकिरण में, क्या नहीं होती आपकी, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। चालन आपका ठोस पदार्थों में होता है और संवहन आपका द्रव और गैस में होता है। हमसे पूछा गया है कि संचरण की कितनी विधियां हैं। संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है कि चालन की 3 विधियां होती हैं,
ऊष्मा संचरण की 3 विधियां होती हैं, चालन, संवहन और विकिरण। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब पदार्थ के कणों को अपने स्थान अपरिवर्तित किए बिना पहुंचती है तब वह क्या कहलाती है। यानी कि हमने कोई लोहे की रोड ले ली, हमने इसको इधर से गर्म करना शुरू किया, हीट दी इसको इधर से लेफ्ट साइड से, तो ये जो इसका सिरा है वो इधर राइट वाला भी गर्म हो गया, लेकिन इसमें क्या, उसमें हमसे बोला क्या है कि दूसरे स्थान तक जाती तो है, लेकिन जो अणु है इसके इस तरीके से पास पास हैं, आयरन के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से एटम्स पास पास हैं, तो उनका कहना है कि जो ये अणु इसके पास पास हैं इनका स्थान परिवर्तित नहीं हुआ, लेकिन जो ऊष्मा है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। यानी इस एटम ने इसको ऊष्मा दी, इस एटम ने इसको ऊष्मा दी, इसी तरीके से ये आपका लास्ट तक पहुंच गया, अंत तक पहुंच गया, इस सिरे तक। ये जो मॉलिक्यूल्स थे इन्होंने अपना स्थान अपरिवर्तित रखा, लेकिन अपनी हीट से दूसरे को हीट दी और क्या कर दिया, सभी मॉलिक्यूल्स को ऊष्मा से प्रभावित कर दिया। और जब ये ऊष्मा से प्रभावित हो गए तो लास्ट तक इन्होंने जब हीट दी एक एक करके, तो उसमें बोला गया है कि उस पदार्थ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊष्मा तो पहुंची, लेकिन क्या नहीं हुआ, कणों ने अपना स्थान परिवर्तित नहीं किया, तो वो आपके कहलाते हैं चालन। और चालन किस में होता है, आपका ठोस में होता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है कि जब किसी पदार्थ में ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए कणों के स्थान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो वो आपका क्या है, चालन है। और चालन किस में होता है, आपका ठोस पदार्थों में होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है हमारा कि वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपकी चालन कहलाती है। इसी के साथ अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के या माध्यम को बिना गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चले तो क्या होता है। यानी जब कोई गर्म वस्तु है, वो गर्म वस्तु है, ऊष्मा गर्म ऊष्मा की कोई वस्तु है, वो जब ठंडी की तरफ चलेगी तो ऊष्मा कैसी होती है, गर्म भी होती है ठंडी भी होती है, दोनों तरह की जो ऊष्मा है वही होती है। फिर उसके बाद हमसे पूछा गया कि ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के या माध्यम को बिना गर्म किए प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में चलती है, यानी स्ट्रेट लाइन में चलती है, तो वह आपका क्या कहलाता है, आपका विकिरण कहलाता है, चालन कहलाता है या संवहन कहलाता है। हमसे पूछा गया कि क्या कहलाता है जब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर चलती है। जैसे कि हम अपने रूम में वेंटिलेटर लगवाते हैं, क्यों लगवाते हैं, वो छत की तरफ ऊपर की तरफ इसलिए लगवाते हैं ताकि जो गर्म हवा है वो बाहर निकल जाए और ठंडी हवा कमरे के अंदर रह जाए और हमारा जो कमरा है वो ठंडा बना रहे, उसमें ठंडक बनी रहे। तो वही हमसे पूछा गया कि जब गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर ऊष्मा का संचरण होता है तो किसी माध्यम के बिना प्रकाश की चाल से सीधी रेखा में निकल जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपका संवहन कहलाता है। क्या कहलाता है, आपका संवहन कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ समय के लिए खुला रखें तो कमरे का तापमान बढ़ने लगता है, क्यों? क्या कारण है कि जो रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यानी फ्रीज का दरवाजा खुला हुआ रखे, हम रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रीज का दरवाजा खुला रखे कुछ समय के लिए, तो जो कमरे का टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। उसका कारण क्या है? विकिरण है, चालन है, संवहन है या प्रतिरोध है? चालन क्या है? चालन एक ऐसी अवस्था है जिसमें ऊष्मा का तो आदान प्रदान होता है लेकिन कण अपना स्थान अपरिवर्तित रखते हैं, तो वो क्या है, आपका चालन है। संवहन क्या है कि जब ठंडी गर्म वस्तु से ऊष्मा ठंडी वस्तु की ओर जाती है, लेकिन या तो ना किसी माध्यम के जाए या माध्यम में प्रकाश की चाल को बिना प्रभावित किए जाए, तो वो आपका क्या कहलाता है, संवरण। साथ ही साथ हमसे पूछा गया जब रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कुछ समय के लिए हम खुला छोड़ देते तो कमरे का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगता है। कमरे का टेम्परेचर इसलिए बढ़ने लगता है, जो हमारे
रूम में जब हम फ्रिज का दरवाजा खोलेंगे तो फ्रिज से जो ठंडी ऊष्मा है वो गर्म ऊष्मा की तरफ संचरण करेगी, और कुछ समय बाद वो ठंडी ऊष्मा भी जो है किस में परिवर्तित हो जाएगी, आपकी गर्म ऊष्मा में। तो इसलिए वो बढ़ने लगता है, और ये क्या कहलाता है, हमारा विकिरण कहलाता है। किसके कारण होता है, हमारा विकिरण के कारण होता है। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, और आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी इत्र की बोतल को खोलने पर उसकी गंध हवा में फैलने का कारण क्या है। यानी कि जब हम कोई इत्र मतलब परफ्यूम की जो बोतल है या स्प्रे ओपन करते हैं और उसे लगाते हैं, तो उसकी जो खुशबू है, जो उसकी गंध है, वो फैलने लगती है। जो उसकी गंध है वो फैलने लगती है, उसका कारण क्या है, विकिरण, विसरण, परासरण या विपरीत परासरण। तो उसका कारण है आपका विसरण। किसके कारण फैलती है वो, किसी इत्र की बोतल को खोलने पर उसकी गंध का हवा में फैलना संभव है। किसके कारण संभव है, आपका विसरण के कारण। इस कारण संभव है, विकिरण के कारण। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस में संवहन होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि ऊष्मा का संचरण 3 विधियों से होता है, चालन से, संवहन से और विकिरण से। चालन आपका ठोस में होता है, संवहन द्रव और गैस में होता है, और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि विकिरण क्या होता है हमारा, विकिरण एक तरीके की ऐसी जिसमें बिना माध्यम के, जैसे कि सूर्य से प्रकाश आता है और वो हमारा पृथ्वी पर आता है तो हमारी बहुत सारी वस्तुओं गर्म करता है। यानी जो भी पिंड गर्म होने के बाद अपनी जो हॉट बॉडीज हैं उनसे जो एनर्जी निकलती है वो क्या कहलाती है, आपकी विकिरण कहलाती है। लेकिन हमसे पूछा गया है कि किस में संवहन होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों में नहीं, क्योंकि हमें पता है क्या होता है, ठोस में चालन होता है। ठोस में क्या होता है, चालन होता है। जब यहाँ ठोस में चालन होता है लेकिन द्रव में संवहन होता है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। फिर हमसे बोला गया है द्रव व गैस में, हाँ जी, द्रव और गैस में क्या होता है, आपका संवहन होता है, और ठोस में आपका चालन होता है। केवल गैसों व ठोसों में, लेकिन यहाँ भी ठोस आ गया तो ये फिर गलत हो गया, क्योंकि हमें पता है कि ठोस में क्या होता है, आपका चालन होता है। चालन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती है, लेकिन कणों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। इसी के साथ अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्मियों में ताप 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्यों। रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, या फिर आपका अपने शरीर के तापमान को 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर, अपने शरीर में पानी का संचय करके, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ऊंट है वो पानी को स्टोर करता है, लेकिन किसके रूप में स्टोर करता है, जो ऊंट है वो अपने कुबड़ में पानी को वसा के रूप में, फैट के रूप में स्टोर करता है, एज इट इज पानी के रूप में स्टोर नहीं करता। इसीलिए वो काफी लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है। लेकिन हमसे यहाँ पूछा गया है कि जब गर्मियों में तापमान जो है आपका 46 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तब भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है। क्यों करता है, क्योंकि जो ऊंट है वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज कर लेता है। कितना कर लेता है, 47 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि गर्मियों में जो ऊंट राहत पाता है वो इसलिए पाता है क्योंकि वो अपना टेम्परेचर आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। कितना बढ़ा लेता है, आपका 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा लेता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। सी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैस तापमापी या द्रव तापमापी की तुलना में सबसे ज्यादा संवेदी होते हैं, क्योंकि जो गैस तापमापी हैं वो द्रव तापमापी की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं, मतलब ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि गैस की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, या प्रसार गुणांक अधिक होता है, गैसें हल्की होती हैं, या विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। यानी जो गैस तापमापी है जिनसे हम गैस को मापते हैं वो ज्यादा एक्टिव क्यों होते हैं, किससे, जब हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर नापते हैं उससे ज्यादा। तो हमसे वही तुलना कराई गई है, तो उसमें हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण, या गैस का प्रसार गुणांक अधिक होने के कारण, या गैस हल्की होने के कारण, या किसी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। किसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, गैस की। तो हम आपको बता दें कि गैस का जो प्रसार गुणांक है वो
अधिक होता है। यानी गैस जो है वो जल्दी फैलती है कि कहीं भी आपने, अगर छोटी सी बात ये ले लीजिए, आप अपनी गैस की नॉब ऑन कर दीजिए और उसे जलाइएगा मत, जो आप घरेलू गैस का चूल्हा यूज़ करते हैं, तो गैस बहुत जल्दी से फैलनी शुरू हो जाएगी कंपैरिजन टू किसी भी लिक्विड। और अगर आप लिक्विड और ठोस को कंपेयर करें तो ठोस कम फैलेगा और लिक्विड जो है वो आपका बहुत जल्दी फैल जाएगा। तो अगर ठोस और लिक्विड की बात की जाए तो आपका लिक्विड का प्रसार गुणांक अधिक होगा, और लिक्विड और ठोस, लिक्विड और गैस, अगर तीनों की हम बात करें तो आपका गैसीय प्रसार गुणांक अधिक होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि गैस तापमापी द्रव तापमापी की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील इसलिए होते हैं क्योंकि जो गैस का प्रसार गुणांक है वो अधिक हो जाता है। कैसा होता है? गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। इसी के साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी एक ऐसा थर्मामीटर तापमापी जो हाईएस्ट हीट को मापता है, यानी पूर्ण ताप विकिरण को, यानी जो टोटली जो विकिरण है, जो हीट है, यानी जो हीट बॉडी है उसके टोटली टेम्परेचर को नापता है, वो किस सिद्धांत पर आधारित है? आपका सीबेक प्रभाव पर, जूल के प्रभाव पर, स्टीफन के प्रभाव पर, या वेल्टियर के प्रभाव पर? किसके प्रभाव पर? वेल्टियर के प्रभाव पर या सीबेक के प्रभाव पर? तो वो आपका आधारित है स्टीफन के नियम के आधार पर, कि जो स्टीफन का नियम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, जो एक पूर्ण विकिरण उच्च तापमापी है वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर कार्य करता है, और उससे क्या करते हैं हम, टोटली जो टेम्परेचर है वो काउंट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का ताप मापा जाता है प्लेटिनम तापमापी द्वारा, गैस तापमापी द्वारा, पाइरोमीटर तापमापी द्वारा, या वाष्पन तापमापी द्वारा? तो इन सब में सबसे ज्यादा आपका एक्टिव होता है 800 सेल्सियस से अधिक का ताप मापता है ये। का ताप मापी है ये कौन? आपका पाइरोमीटर जो तापमापी है यही है। इसी का दूसरा नाम क्या है? आपका उच्च विकिरण तापमापी, जो किसके नियम पर कार्य करता है? स्टीफन के नियम पर। और ये इसे हम पाइरोमीटर तापमापी बोलते हैं, जो 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान को मापता है। और यही क्या करता है? आपका सूर्य के ताप को भी मापता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है क्योंकि जो हमारे सूर्य का ताप है वो लगभग 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसी के साथ हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपको ऊष्मा के सभी नियमों के साथ और न्यूटन के शीतल नियम के साथ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास समझ आई होगी और आपने अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। जो गलती आपको अगर हमारी किस क्लास में नज़र आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने ये मिस्टेक की है या आपने ये टॉपिक छोड़ दिया है, क्योंकि जब आप क्लास देखेंगे और हमें कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ गलती करते हैं, या हमारा बच्चा क्या कंटेंट महसूस नहीं कर पा रहा, कि क्या उन्हें नहीं मिला जो हमें पता चले, जिससे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो को और इम्प्रूव कर सके। क्योंकि हम भी आपके साथ अभी नए जुड़े हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% आपको दें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए हम अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं ताकि आप भी हमसे कुछ सीखें और जल्दी से जल्दी अपनी लाइफ में सक्सेस हो, अपने परिवार के साथ खुशी से रहें। फिर जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाय।